यार, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फ़ोन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है या तुम अपने फ़ोन को? अगर तुम ऑनेस्ट हो तो पता चलेगा कि जब भी नोटिफिकेशन आती है तुम्हारा मूड इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। एक व्हाट्सएप मैसेज देख के गुस्सा ए जाता है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते सडनली सैड फील करने लगते हो और एग्जाम रिजल्ट्स का वेट करते टाइम एंग्जाइटी में जी रहे होते हो। बट गाइज, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताने वाला हूँ जो मोस्ट यंग पीपल को पता ही नहीं है। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे एनिमी नहीं है। एक्चुअली ये तुम्हारी बिगेस्ट सुपर पावर बन सकते हैं अगर तुम इन्हें कंट्रोल करना सीख जाओ। इमेजिन करो अगर तुम प्रेशर सिचुएशंस में भी काम रह सको, रिजेक्शन फेस करने के बाद भी कॉन्फिडेंट रहो और अपने ड्रीम्स पे फोकस कर सको विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय नेगेटिव फीलिंग्स। साउंड्स इम्पॉसिबल? वेल, इसके लिए बस एक सिंपल टेक्निक है जो मैं आज तुम्हें शेयर करूंगा, एंड ट्रस्ट मी, इसके बाद तुम्हारी एंटायर लाइफ चेंज हो जाएगी। बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंस हाई वो स्किल है जो सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं बट स्कूल्स में कभी नहीं सिखाते। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंदवार बुक समरी में। आज की बुक है मास्टर योर इमोशंस बाय थिबो म्यूरिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बुक पर एक काल्पनिक कहानी। लखनऊ की गर्मी में पसीने से तरबतर सिद्धेश दांगे अपने छोटे से फ्लैट की बालकनी में खड़ा था और सामने के ट्रैफिक जम को देख रहा था। 28 साल की उम्र में उसकी जिंदगी भी उसी ट्रैफिक की तरह स्टक लग रही थी। MBA कंप्लीट करने के बाद से अब तक 3 नौकरियां छोड़ चुका था, हर बार यही सोचकर कि बॉस अनफेयर है, कॉलीग्स जेलस हैं या फिर कंपनी कल्चर टॉक्सिक है। उसके पेरेंट्स का रिपीटेडली यही कहना था कि सेटल हो जाए, शादी कर ले, लेकिन सिद्धेश के अंदर कुछ और ही चल रहा था। वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था, अपना स्टार्टअप करना चाहता था, लेकिन हर बार जब कोई अपॉर्चुनिटी आती तो या तो डर लगता या फिर एंगर में गलत डिसीजंस ले लेता। आज भी वही हुआ था। मॉर्निंग में एक पोटेंशियल इन्वेस्टर के साथ मीटिंग थी अपने फूड डिलीवरी ऐप के आइडिया के लिए। सब कुछ परफेक्ट प्लान किया था, प्रेजेंटेशन रेडी थी, लेकिन जैसे हाई इन्वेस्टर ने कुछ टफ क्वेश्चंस पूछे, सिद्धेश का कॉन्फिडेंस हिल गया। नर्वसनेस की वजह से स्टंबल कर गया, फिर एम्बैरेसमेंट फील करके डिफेंसिव हो गया और अंत में फ्रस्ट्रेशन में कुछ ऐसा बोल दिया जिससे इन्वेस्टर इंटरेस्टेड नहीं रहा। फिर से वही मिस्टेक, सिद्धेश ने अपने आप से कहा और वॉल को पंच मार दिया। हाथ में दर्द हुआ, लेकिन दिल का दर्द उससे कहीं ज्यादा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्यों हर इंपॉर्टेंट मोमेंट में उसके इमोशंस उसके अगेंस्ट हो जाते थे। उसी वक्त उसके चाइल्डहुड फ्रेंड राज का फोन आया। राज अब दिल्ली में एक सक्सेसफुल मार्केटिंग एजेंसी चला रहा था। क्या हुआ भाई, कैसी गई मीटिंग? राज ने खुशी से पूछो। डिजास्टर हो गई यार, फिर से मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया। पता नहीं क्यों, जब प्रेशर आता है तो मैं हैंडल नहीं कर पाता, सिद्धेश ने डिसअपॉइंटेड वॉइस में कहा। सिद्धेश, सुन मेरी बात, तू टैलेंटेड है, तेरे पास गुड आइडियाज हैं, लेकिन तेरी बिगेस्ट एनिमी तेरे ओन इमोशंस हैं। मैं तुझे एक चीज सजेस्ट करता हूँ, एक बार मेंटल हेल्थ काउंसलर से मिल। काउंसलर? मतलब मैं क्रेजी हूँ क्या? सिद्धेश ने डिफेंसिव होते हुए कहा। आर पगले, काउंसलर सिर्फ क्रेजी लोगों के लिए नहीं होते, लाइफ कोच की तरह होते हैं। मैं भी गया था जब मेरा बिजनेस स्ट्रगलिंग था। ट्रस्ट मी, इट हेल्प्स। कॉल कट होने के बाद सिद्धेश ने गूगल पर सर्च किया बेस्ट काउंसलर्स इन लखनऊ। डॉक्टर प्रिया शर्मा का नेम सबसे ऊपर आया, रिव्यूज भी अच्छे थे। 2 दिन तक सोचने के बाद उसने अपॉइंटमेंट बुक कर लिया। डॉक्टर प्रिया शर्मा का क्लिनिक गोमती नगर में एक पीसफुल एरिया में था। जब सिद्धेश पहली बार वहां गया तो नर्वस था। रिसेप्शन में वेटिंग करते टाइम उसने सोचा कि कहीं लोग जज तो नहीं करेंगे कि वो काउंसलिंग ले रहा है। डॉक्टर शर्मा अराउंड 35 की एलिगेंट लेडी थी जिसकी स्माइल में वार्मथ थी। उसने सिद्धेश को कंफर्टेबल फील कराया और धीरे धीरे उससे बात करना शुरू किया। सिद्धेश, मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? डॉक्टर, मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, लेकिन हर बार कोई इंपॉर्टेंट सिचुएशन आता है तो मेरे इमोशंस मुझे कंट्रोल कर लेते हैं। एंगर, फियर, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ये सब मुझे मेंटली पैरालाइज कर देते हैं। डॉक्टर शर्मा ने केयरफुली सुना और नोट्स लिए। एक ओवर की सेशन के बाद उन्होंने कहा, सिद्धेश, तुम्हारी प्रॉब्लम अनयूजुअल नहीं है। बहुत से यंग प्रोफेशनल्स इससे गुजरते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इमोशंस को कंट्रोल करना एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। उन्होंने एक बुक रेकमेंड की, मास्टर योर इमोशंस बाय थिबो म्यूरिस। ये बुक तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगी, लेकिन सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। मैं तुम्हें वीकली सेशंस दूंगी और साथ में तुम इस बुक को फॉलो करोगे। सिद्धेश ने वो बुक अमेज़न से ऑर्डर की। जब पहुंची तो उसने देखा कि ये कोई बड़ी थिक बुक नहीं थी, बल्कि प्रैक्टिकल और सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई थी। ऑथर ने क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि इमोशंस कैसे वर्क करती हैं और कैसे हम उनके स्लेव बनने की बजाय उनके मास्टर बन सकते हैं। पहले चैप्टर में यूज एक इंपॉर्टेंट इंसाइट मिली, इमोशंस आर नॉट योर एनिमीज, दे आर मैसेंजर्स।
The problem is not having emotions. The problem is being controlled by them. सिद्धेश को पहली बार रियलाइज हुआ कि वो अपने एंगर और फियर को एनिमी समझ रहा था, जबकि ये एक्चुअली सिग्नल्स द जो यूज कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। टेक्निक्स टू मास्टर इमोशंस। अगले 3 महीने सिद्धेश ने बुक को केयरफुली पढ़ा और डॉक्टर शर्मा के साथ वीकली सेशंस लिए। उसने सीखा कि इमोशंस को सप्रेस करने की बजाय उन्हें ऑब्जर्व करना चाहिए। बुक में दी गई टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने लगा। पहली टेक्निक थी द स्टॉप मेथड। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए तो स्टॉप, टेक अ ब्रेथ, ऑब्जर्व द इमोशन और फिर प्रोसीड विद अवेयरनेस। दूसरी टेक्निक थी इमोशनल लेबलिंग। अपनी फीलिंग्स को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करना। मेन अपसेट हूँ कहने की बजाय मेन फ्रस्ट्रेटेड हूँ बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई। तीसरी टेक्निक थी द वाई लैडर। जब भी कोई नेगेटिव इमोशन आए तो खुद से 5 बार वाई पूछना। शुरुआत में ये सब आर्टिफिशियल लगता था, लेकिन स्लोली ये हैबिट्स बनने लगी। सिद्धेश को रियलाइज हुआ कि उसका एंगर एक्चुअली फियर से आता था। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ। लेकिन रियल टेस्ट ए भी आने वाला था। एक दिन उस पता चला कि उसकी कॉलेज की क्लासमेट अनिता, जो उसके साथ हाई एमबीए कर रही थी, ने एक सक्सेसफुल टेक कंपनी स्टार्ट की है और रिसेंट में एक बिग फंडिंग राउंड कंप्लीट किया है। न्यूज़ देखकर पहले तो जेलसी का वेव आया, फिर सेल्फ डाउट, फिर एंगर। वाई एम आई स्टिल स्ट्रगलिंग, और वो इतनी सक्सेसफुल हो गई। ये थॉट उसके माइंड में रिपीटेडली ए रहा था। पुराने सिद्धेश होता तो सोशल मीडिया स्टॉकिंग करता, नेगेटिव थॉट्स में डूब जाता या फिर किसी को ब्लेम करता। लेकिन इस बार उसने स्टॉप मेथड का यूज किया। उसने डीप ब्रेथ ली और ऑब्जर्व किया कि वो एक्चुअली क्या फील कर रहा है। जेलसी के पीछे इनएडिक्वेसी की फीलिंग थी और इनएडिक्वेसी के पीछे फियर था कि कहीं वो कभी सक्सेसफुल ना हो पाए। डॉक्टर शर्मा के साथ नेक्स्ट सेशन में उसने इस एक्सपीरियंस को डिस्कस किया। परफेक्ट सिद्धेश, तुमने जेलसी को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करने दिया, बल्कि उससे सीखा। और फ्लैट बताओ, अनीता की सक्सेस से तुम क्या प्रैक्टिकल लेसन ले सकते हो? सिद्धेश ने रियलाइज किया कि जेलसी एक्चुअली एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रही थी। वो बता रही थी कि उस भी एंटरप्रेन्योरशिप में सीरियस होना चाहिए और फोकस्ड अप्रोच लेना चाहिए। बुक के अगले चैप्टर्स में सिद्धेश ने सीखा कि नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव एक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। उसने अनीता को कंग्रेचुलेट करने का डिसीजन लिया और उससे मिलने की रिक्वेस्ट की। अनीता खुशी से मिली और उसने अपनी जर्नी शेयर की। सिद्धेश को पता चला कि अनीता भी कई फेलियर से गुजरी थी, रिजेक्शन फेस किया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। सिद्धेश, सक्सेस का सीक्रेट यही है कि इमोशंस को फ्यूल की तरह यूज करो, फायर की तरह नहीं। मेरे भी कई डार्क फेजेस आए हैं जब लगा कि क्विट कर देना चाहिए। अनीता ने उस कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी दिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। वो बोली कि अगर सिद्धेश वांट करे तो वो उस अपने नेटवर्क में इंट्रोड्यूस कर सकती है। सिद्धेश को लगा जैसे एक दूर ओपन हो गया है। उसने तुरंत हाँ कहा और अनीता के थ्रू एक स्मॉल इन्वेस्टर से मिला जो फूड डिलीवरी स्पेस में इंटरेस्टेड था। इस बार मीटिंग से पहले सिद्धेश ने प्रॉपर प्रिपरेशन की, लेकिन साथ हाई इमोशनल प्रिपरेशन भी की। उसने एंटिसिपेट किया कि कौन से इमोशंस ए सकते हैं और कैसे हैंडल करेगा। मीटिंग के दिन जब इन्वेस्टर ने टफ क्वेश्चंस पूछे तो सिद्धेश ने नर्वस फील किया, लेकिन इस बार वो अवेयर था। उसने डीप ब्रीदिंग की, इमोशन को एक्नॉलेज किया और कामली आंसर्स दिए। I can see that you are concerned about the market competition. Let me address that with some data. मीटिंग सक्सेसफुल रही और इन्वेस्टर ने इंटरेस्ट दिखाया। छोटी अमाउंट थी, लेकिन ये सिद्धेश के लिए ह्यूज विक्ट्री थी। पहली बार उसने अपने इमोशंस को अली बनाया था, एनिमी बनाने की बजाय। The real test, facing adversity. लेकिन रियल टेस्ट अभी बाकी था। इन्वेस्टमेंट मिलने के बाद सिद्धेश ने अपनी टीम हीरे की और फुटफास्ट नाम से अपना ऐप लॉन्च किया। इनिशियल रिस्पॉन्स अच्छा था, लेकिन 3 महीने बाद प्रॉब्लम शुरू हुई। ऐप में टेक्निकल ग्लिचेस आने लगी, डिलीवरी पार्टनर्स अनरिलायबल थे और कस्टमर कंप्लेंट्स बढ़ने लगी। एक बाद रिव्यू के बाद दूसरा आता गया और ऐप की रेटिंग गिरती गई। इन्वेस्टमेंट मनी भी तेजी से खत्म हो रही थी। सबसे बुरा तो ये हुआ कि एक दिन फूड पॉइजनिंग का केस ए गया, जिसमें कस्टमर को हॉस्पिटल जाना पड़ा। मीडिया ने इसे पिकअप किया और नेगेटिव पब्लिसिटी हुए। सिद्धेश के पेरेंट्स ने कहा, बेटा अब बहुत हो गया, कोई सेफ जॉब करो, ये बिजनेस वूजनेस छोड़ो। दोस्तों ने भी कहा, या शायद एंटरप्रेन्योरशिप तेरे लिए नहीं है। यूएस रात सिद्धेश अपने फ्लैट में अकेला बैठा था। फाइनेंशियल स्ट्रेस, सोशल प्रेशर, फेलियर का डर, सब कुछ एक साथ ए रहा था। इमोशंस का सुनामी था जो यूज ड्राउन करने की कोशिश कर रहा था। एक मोमेंट के लिए उसने सोचा कि सब छोड़ दे, जॉब अप्लाई करे, सेफ लाइफ JIYE। मे बी एवरीवन इज राइट, मे बी आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस। लेकिन फिर यूज वो बुक की लाइन्स याद आईं। The biggest battles are won not in the marketplace,
but in your mind. Your emotions are temporary visitors. Don't let them become permanent residents. उसने डॉक्टर शर्मा को कॉल किया, हालांकि रात के 11 बज रहे थे। डॉक्टर, मुझसे नहीं हो पा रहा, सब कुछ कॉलेप्स हो रहा है, लगता है मैंने गलत डिसीजन ली है। डॉक्टर शर्मा ने पेशेंटली सुना। सिद्धेश, अभी तुम ओवरवेलमिंग इमोशंस के ग्रिप में हो। रिमेंबर व्हाट यू लर्न। ये इमोशंस टेम्पररी है, क्राइसिस भी टेम्पररी है, लेकिन अगर तुम अभी क्विट करोगे तो वो परमानेंट हो जाएगा। बट डॉक्टर, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी? मनी भी खत्म हो रही है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकल सोल्यूशन से सॉल्व होती हैं, इमोशनल रिएक्शन से नहीं। कल मॉर्निंग मेरे क्लिनिक ए जाओ, हम साथ में इसका सॉल्यूशन निकलेंगे। ओवरकमिंग चैलेंजेस इन मेंटरशिप। अगली मॉर्निंग सिद्धेश डॉक्टर शर्मा के क्लिनिक पहुंचा। उसकी आंखों में रेडनेस थी, क्लियरली रात भर सोया नहीं था। डॉक्टर, मुझे लग रहा है कि मैं एक फेलियर हूं, सबको डिसअपॉइंट कर दिया। सिद्धेश, तुम फेलियर नहीं हो, तुम लर्निंग हो। हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से पूछो, उन्होंने भी ऐसे फेजेस देखे हैं। अब मुझे बताओ, तुम्हारे बिजनेस में एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स क्या हैं? डॉक्टर शर्मा ने यूज एक सिस्टमैटिक अप्रोच सिखाया प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इमोशंस को पहले एक्नॉलेज करना, फिर उन्हें साइड में रखकर लॉजिकल थिंकिंग करना। सिद्धेश ने रियलाइज किया कि इसकी मैं प्रॉब्लम्स थे। 1. Cash flow management. 2. Quality control. 3. Team management. 4. Customer service. हर प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिक सॉल्यूशंस था, लेकिन पैनिक मोड में उस कुछ सूझ नहीं रहा था। तुम्हारे इमोशंस तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बाय सेंडिंग डेंजर सिग्नल्स, लेकिन अब डेंजर आइडेंटिफाई हो गई है तो अन इमोशंस को एक्शन में कन्वर्ट करो। सिद्धेश ने एक डिटेल्ड प्लान बनाया। सबसे पहले उसने अपने डिलीवरी पार्टनर्स के साथ मीटिंग की और क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट किए। फिर कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए डेडिकेटेड टीम हीरे किया। टेक्निकल ग्लिचेस के लिए बेटर डेवलपर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसने अस फूड पॉइजनिंग केस को सीरियसली लिया और अफेक्टेड कस्टमर के साथ पर्सनली मीट किया। उसने जेन्युइनली अपोलोजाइज किया और मेडिकल एक्सपेंसेस बेयर किए। साथ हाई फूड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को कंप्लीटली रिवैम्प किया। ये सब करने में टाइम और एक्स्ट्रा मनी लगी, लेकिन स्लोली चीजें इंप्रूव होने लगी। कस्टमर कंप्लेंट्स कम हुई, आपकी रेटिंग बढ़ने लगी। अगले 6 महीने चैलेंजिंग थे, लेकिन सिद्धेश अब डिफरेंट पर्सन था। हर प्रॉब्लम आने पर वो पैनिक नहीं करता था, बल्कि स्टॉप मेथड यूज करता था। एक दिन उस पता चला कि उसके ऐप की रेटिंग 4.2 हो गई है और मंथली ऑर्डर्स 50% बढ़ गए हैं। लोकल न्यूज़पेपर ने भी उसके कमबैक स्टोरी को फीचर किया। उसके पेरेंट्स भी अभी प्राउड फील कर रहे थे। पापा ने कहा, बेटा, ट्यून हार नहीं मानी और प्रूव कर दिया कि हमने तुझे सही वैल्यूज दी है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी तब मिली जब डॉक्टर शर्मा ने कहा, सिद्धेश, अब तुम्हें मेरी रेगुलर सेशंस की ज़रूरत नहीं है, तुमने इमोशनल मास्टरी अचीव कर ली है। लेकिन डॉक्टर, अभी भी समटाइम्स मुझे नेगेटिव इमोशंस आती हैं, और आनी भी चाहिए। इमोशंस को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना गोल नहीं है, गोल है उन्हें मास्टर करना। तुमने ये सीख लिया है। A so to all he had to wish ने अपनी डायरी में लिखा, Today I realized that success is not about not having problems. Success is about not letting problems have you. 1 साल बाद सिद्धेश का फूड फास्ट लखनऊ में टॉप 3 फूड डिलीवरी ऐप्स में से एक बन गया था। यूज एक्सपेंशन के लिए बिगर फंडिंग भी मिल गई थी, लेकिन सक्सेस के साथ नई जिम्मेदारियां भी आईं और फ्लैट उसके पास 50 एम्प्लॉइज थी और कई लोगों का करियर उसके डिसीजंस पर डिपेंडेंट था। एक दिन उसके जूनियर डेवलपर राहुल ने रिजाइन करने की बात कही। जब सिद्धेश ने रीजन पूछो तो पता चला कि राहुल को एंजाइटी प्रॉब्लम्स हैं और वर्क प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा। पुराना सिद्धेश होता तो शायद इरिटेट हो जाता या फिर सिंपली राहुल को जाने देता, लेकिन अब वो समझ गया था कि इमोशनल स्ट्रगल्स कैसी होती हैं। राहुल, क्या तुमने कभी प्रोफेशनल हेल्प ली है इसके लिए? सर, वो सब एक्सपेंसिव होता है और स्टिग्मा भी है। सिद्धेश ने कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में मेंटल हेल्थ कवरेज ऐड करवाई और सभी एम्प्लॉइज को अनाउंस किया कि कंपनी काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। मेंटल हेल्थ इज एज इम्पोर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। हमारी कंपनी में कोई भी पर्सन स्ट्रगल करे तो यूज सपोर्ट मिलना चाहिए। राहुल की आंखों में ग्रेटिट्यूड थी। सर, मैं रिजाइन नहीं करूंगा। आपका अप्रोच देखकर मुझे लगता है कि यहाँ मैं ग्रो कर सकूंगा। सिद्धेश को रियलाइज हुआ कि जो नॉलेज उसने गेन की थी वो अब दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। उसने वीकेंड्स में यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए वर्कशॉप्स कंडक्ट करने शुरू किए। टाइटल था मास्टर योर इमोशंस, मास्टर योर बिजनेस। फर्स्ट वर्कशॉप में 15 लोग आए थे। सिद्धेश ने अपनी कंप्लीट जर्नी शेयर की, फेलियर से लेकर कमबैक तक। फ्रेंड्स, मैं यहाँ सक्सेसफुल होने के शॉर्टकट्स नहीं बताने आया हूँ। मैं यहाँ बताने आया हूँ कि फेलियर्स के बाद कैसे उठना है, प्रॉब्लम्स आने पे पैनिक कैसे नहीं करना है
और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने इमोशंस को एनिमी नहीं बल्कि अली कैसे बनाना है। वर्कशॉप में एक लड़की प्रिया ने कहा, सिर मेरा भी सिमिलर सिचुएशन है। मेन फैशन स्टार्टअप शुरू किया था, लेकिन फेलियर के डर से मैंने क्विट कर दिया। अ फ्लैट रिग्रेट होता है। प्रिया, क्विट करना भी एक इमोशन ड्रिवन डिसीजन था। फियर ने तुम्हारा डिसीजन लिया था, तुमने नहीं। अ फ्लैट तुम कॉन्शियसली डिसाइड कर सकती हो कि क्या करना है। यूएस वर्कशॉप के बाद प्रिया ने अपना स्टार्टअप फिर से शुरू किया और सिद्धेश से मेंटरशिप लेना शुरू किया। 2 साल बाद सिद्धेश को उत्तर प्रदेश यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला। अवार्ड सेरेमनी में उसके पेरेंट्स डॉक्टर शर्मा, अनीता, राज सब आए थे। स्टेज पर स्पीच देते टाइम सिद्धेश की आंखों में टीयर्स द, लेकिन ये खुशी के टीयर्स द। मैं ये अवार्ड सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी यंग पीपल के लिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने इमोशंस से, जो लगता है कि वो फेलियर्स हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि फेलियर एक इवेंट है, आइडेंटिटी नहीं। उसने अपनी जर्नी के बारे में बताया, डॉक्टर शर्मा को थैंक किया और यूएस बुक का मेंशन किया जिसने उसकी लाइफ चेंज कर दी थी। सक्सेस का रियल मीनिंग यही है कि आप अपने डर से बड़े बन जाएं, अपने डाउट से स्ट्रॉन्गर हो जाएं और अपने इमोशंस के मास्टर बन जाएं। स्पीच के बाद कई यंग एंटरप्रेन्योर्स ने उससे संपर्क किया मेंटरशिप के लिए। सिद्धेश ने डिसाइड किया कि वो एक फॉर्मल मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करेगा। आज सिद्धेश दंगे सिर्फ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं है बल्कि एक मेंटर है, एक इंस्पिरेशन है अन थाउजेंड्स ऑफ यंग पीपल के लिए जो अभी भी अपने इमोशन से स्ट्रगल कर रहे हैं। उसकी कहानी प्रूफ है कि कोई भी पर्सन कितनी भी बड़ी फेलियर्स के बाद अपनी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बस ज़रूरत है नेवर गिविंग अप की एटीट्यूड और अपने इमोशंस को मास्टर करने की विलिंगनेस की। क्योंकि सच तो यही है, जो अपने इमोशंस का मालिक बन जाता है वो अपनी डेस्टिनी का मालिक बन जाता है। हार वो नहीं जो गिर जाए, हार वो है जो उठने की कोशिश ही ना करे। सिद्धेश की कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में कितनी भी बड़ी चैलेंजेस आएं, अगर हम अपने इमोशंस को समझना सीख जाएं और नेवर गिव अप का एटीट्यूड रखें तो कोई भी ड्रीम इम्पॉसिबल नहीं है। अब जानते हैं बुक की कुछ बातें। आज के इस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में जहां हर मोमेंट कोई ना कोई चैलेंज आ रही है, हर दूसरे सेकंड में डिसीजंस लेनी पड़ रही हैं और हर इंस्टेंट में अलग अलग सिचुएशन से डील करना पड़ रहा है, वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जिसकी ज़रूरत है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल मास्टरी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में, हमारे सोशल एनवायरनमेंट में और हमारी जनरल अपब्रिंगिंग में इस क्रूशियल स्किल को सिखाने पर कोई फोकस नहीं है। हम बचपन से यही सीखते आए हैं कि मैं ATHS सॉल्व करना है, साइंस के फॉर्मूलाज याद करने हैं, हिस्ट्री के डेट्स मेमोराइज करने हैं, लेकिन कभी ये नहीं सिखाया गया कि अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करें, अपने फीलिंग्स को कैसे अंडरस्टैंड करें और अपने रिएक्शंस को कैसे कंट्रोल करें। यही वजह है कि आज मिलियंस ऑफ पीपल, स्पेशली यंग जनरेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, एंगर मैनेजमेंट इश्यूज, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, करियर कन्फ्यूजन और कई सारी मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से सफ़र कर रहे हैं। हर दिन हम देखते हैं कि कितने टैलेंटेड और केपेबल इंडिविजुअल्स अपने इमोशंस की वजह से रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं, रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अल्टीमेटली अपनी लाइफ में वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाते जिसके वो डिज़र्व करते हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज ये है कि हमें कभी प्रॉपरली टीच नहीं किया गया कि इमोशंस एक्चुअली कैसे वर्क करती हैं, ये कहाँ से जनरेट होती हैं, इनका हमारे थॉट्स और एक्शंस पर क्या इम्पैक्ट होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि हम इन्हें अपने फेवर में कैसे यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बिकमिंग विक्टिम्स ऑफ दीज इमोशंस। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक रेवोल्यूशनरी बुक आई है जिसका नाम है मास्टर योर इमोशंस, जो फेमस ऑथर और पर्सनल डेवलपमेंट एक्सपर्ट थिबो म्यूरिस ने लिखी है। ये बुक सिर्फ एक ऑर्डिनरी सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि ये एक कंप्लीट गाइड है जो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाती है कि कैसे आप अपने इमोशंस के मास्टर बन सकते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग देयर स्लेव। थिबो म्यूरिस एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ऑथर हैं जिन्होंने पर्सनल डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी के फील्ड में कई ग्राउंड ब्रेकिंग बुक्स लिखी हैं। उनकी एक्सपर्टीज इस बात से पता चलती है कि उनकी बुक्स को मिलियंस ऑफ पीपल ने पढ़ा है और अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल रिजल्ट्स देखे हैं। थिबो का अप्रोच बिल्कुल प्रैक्टिकल और साइंटिफिक है। वो थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज भी प्रोवाइड करते हैं जिन्हें रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। मास्टर योर इमोशंस बुक की सबसे स्पेशल बात यह है कि ये कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को बहुत सिंपल और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती है। ऑथर ने इस बुक को इस तरह डिज़ाइन किया है कि कोई भी पर्सन, चाहे उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ भी हो, ईजिली समझ सकता है और इमीडिएटली अप्लाई कर सकता है। बुक की शुरुआत इस फंडामेंटल क्वेश्चन से होती है कि आखिर इमोशंस हैं क्या और ये कैसे वर्क करती हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इमोशंस कुछ मिस्टीरियस या अनकंट्रोलेबल फोर्सेस हैं जो हमारे ऊपर सडनली अटैक करती हैं और हमें हेल्पलेस बना देती हैं।
लेकिन साइंटिफिक रिसर्च और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये बताते हैं कि इमोशंस एक्चुअली हमारे थॉट्स, बिलीव्स और परसेप्शंस का डायरेक्ट रिजल्ट हैं। जब हम कोई सिचुएशन एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारा ब्रेन उस सिचुएशन को इंटरप्रेट करता है बेस्ड ऑन हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स और करंट माइंडसेट। इस इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर स्पेसिफिक केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमें पर्टिकुलर इमोशंस फील कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं और आपके माइंड में ये बिलीफ है कि लोग आपको जज करेंगे या आप फेलियर हो सकते हैं, तो आपका ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करेगा, जिससे आपको एंजाइटी और नर्वसनेस फील होगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इमोशंस ऑटोमेटिक नहीं है, ये हमारे थॉट्स और बिलीव्स का रिजल्ट है। और चूंकि हम अपने थॉट्स और बिलीव्स को चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यह मास्टर योर इमोशंस बुक का कोर मैसेज है। ऑथर बताते हैं कि इमोशनल मास्टरी का मतलब ये नहीं है कि आप कोई इमोशनलेस रोबोट बन जाए। इमोशंस हमारी ह्यूमन नेचर का एसेंशियल पार्ट हैं और ये हमारे लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम इमोशंस के स्लेव बन जाते हैं और हमारे रिएक्शंस प्योरली इमोशनल होने लगते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग थॉटफुल और स्ट्रेटेजिक। बुक में ऑथर ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दिया है जिसे वो स्टोइसी मेथड कहते हैं। ये मेथड एंशिएंट ग्रीक फिलॉसफी के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी के रिसर्च से वैलिडेट किया गया है। स्टोइसी का मतलब है S. Stop whatever you are doing when you feel strong emotions. T. Take a deep breath and create space between you and your emotions. Observe your emotions without judgment. Identify the root cause of these emotions. C. Choose your response consciously instead of reacting automatically. ये मेथड सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन जब आप इसे कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हैं तो इसके रिजल्ट्स अमेजिंग होते हैं। ऑथर ने अपनी बुक में सेवरल केस स्टडीज और रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए हैं जहां पीपल ने इस मेथड का यूज करके अपनी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर ली है। एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि बुक में ऑथर ने डिफरेंट टाइप्स की इमोशंस के लिए स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज दी हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंगर को हैंडल करने का अप्रोच अलग है, फियर को ओवरकम करने का अप्रोच अलग है और सैडनेस को डील करने का अप्रोच अलग है। हर इमोशन की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और इसलिए उन्हें हैंडल करने के टेक्निक्स भी डिफरेंट होनी चाहिए। एंगर के केस में ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि एंगर यूजुअली तब जनरेट होती है जब हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती या जब हम फील करते हैं कि कोई हमारे साथ इनजस्टिस कर रहा है। लेकिन एंगर एक्चुअली एक सेकेंडरी इमोशन है। इसके बिहाइंड यूजुअली हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट या फियर होती है। जब हम एंगर के रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम उसे प्रॉपर्ली एड्रेस कर सकते हैं। फियर के कॉन्टेक्स्ट में बुक बताती है कि फियर बेसिकली अननोन या अनसर्टन सिचुएशंस के लिए हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स है। ये एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखें तो फियर हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था, क्योंकि ये हमें डेंजरस सिचुएशन से बचाती थी। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में अधिकतर फियर्स इरेशनल होती हैं और ये हमें अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने से रोकती हैं। ऑथर ने सिस्टमैटिक अप्रोच दिया है फियर को फेस करने का, जिसमें ग्रेजुअल एक्सपोजर और कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग इंक्लूडेड है। सैडनेस और डिप्रेशन के लिए भी बुक में डिटेल्ड स्ट्रैटेजीज दी गई हैं। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि सैडनेस यूजुअली लॉस या डिसअपॉइंटमेंट का रिजल्ट होती है। ये नेचुरल और हेल्दी इमोशन है अगर ये टेम्पररी है। प्रॉब्लम तब होती है जब सैडनेस क्रॉनिक बन जाती है और डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। बुक में प्रैक्टिकल टेक्निक्स दी गई हैं, जैसे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, फिजिकल एक्सरसाइज, सोशल कनेक्शन और मीनिंग मेकिंग, जो सैडनेस को ओवरकम करने में हेल्प करती हैं। बुक का एक मेजर सेक्शन रिलेशनशिप्स और इमोशंस पर फोकस्ड है। ऑथर बताते हैं कि अधिकतर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स इमोशनल मिसमैनेजमेंट की वजह से होती हैं। जब हम अपने पार्टनर, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या कॉलीग्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और हमारे इमोशंस हाई होती हैं, तो हम ऑफन ऐसी बातें कह देते हैं या ऐसे एक्शंस ले लेते हैं जिनसे रिलेशनशिप्स डैमेज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पार्टनर कुछ ऐसा करता है जो आपको पसंद नहीं है, तो आपकी इमीडिएट रिएक्शन एंगर या फ्रस्ट्रेशन की हो सकती है। अगर आप इस इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते और इमीडिएटली रिएक्ट कर देते हैं, तो प्रॉबेबली आप कुछ हार्श वर्ड्स बोल देंगे या ब्लेम करने लग जाएंगे। इससे आपके पार्टनर को हर्ट होगा और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप मास्टर योर इमोशंस की टेक्निक्स अप्लाई करें, तो आप पहले पॉज करेंगे, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करेंगे और फिर थॉटफुली रिस्पॉन्ड करेंगे। आप अपने पार्टनर को कामली बता सकते हैं कि आपको क्यों अनकंफर्टेबल फील हुआ और कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट के। बुक में वर्क प्लेस इमोशंस पर भी डिटेल्ड डिस्कशन है। ऑफिस एनवायरनमेंट में इमोशनल इंटेलिजेंस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के साथ वर्क करना पड़ता है, प्रेशर सिचुएशंस हैंडल करने पड़ते हैं और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स मेंटेन करने पड़ते हैं।
ऑथर बताते हैं कि वर्क प्लेस में अधिकतर कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रोडक्टिविटी इश्यूज इमोशनल मिसमैनेजमेंट की वजह से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बॉस आप पर प्रेशर डालता है या अनरियलिस्टिक डेडलाइंस देता है तो आपकी नेचुरल टेंडेंसी स्ट्रेस और रिजेंटमेंट फील करने की हो सकती है। लेकिन अगर आप इन इमोशंस को कंस्ट्रक्टिवली हैंडल करें तो आप बेटर सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं और अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ भी कर सकते हैं। बुक में करियर डेवलपमेंट और गोल अचीवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी इमोशंस का रोल एक्सप्लेन किया गया है। बहुत से टैलेंटेड इंडिविजुअल्स अपने करियर गोल्स अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो इमोशनल ऑब्स्टिकल्स जैसे फियर ऑफ फेलियर, इम्पोस्टर सिंड्रोम, प्रोक्रास्टिनेशन या परफेक्शनिज्म से स्ट्रगल करते हैं। फियर ऑफ फेलियर एक बहुत कॉमन इमोशनल ब्लॉक है जो लोगों को नए अपॉर्चुनिटीज ट्राई करने से रोकती है। लोग थिंक करते हैं कि अगर वो फेल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, उनकी रेपुटेशन का क्या होगा। ये फियर उन्हें पैरालाइज्ड कर देती है और वो कोई रिस्क नहीं लेते। ऑथर बताते हैं कि फेलियर से डरने की बजाय हमें फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल लोगों ने भी मल्टीपल फेलियर्स फेस की हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आगे बढ़ते रहे। इम्पोस्टर सिंड्रोम भी एक कॉमन इशू है, स्पेशली हाई अचीवर्स में। लोग फील करते हैं कि वो डिजर्व नहीं करते अपनी सक्सेस को और कहीं ना कहीं वो फ्रॉड हैं। ये फीलिंग उनकी कॉन्फिडेंस को डैमेज करती है और उन्हें अपनी फुल पोटेंशियल अचीव करने से रोकती है। बुक में प्रोक्रास्टिनेशन को भी इमोशनल इशू की तरह एड्रेस किया गया है। अधिकतर लोग थिंक करते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन लेजीनेस या पुअर टाइम मैनेजमेंट की वजह से होती है, लेकिन रिसर्च पुकारता है कि प्रोक्रास्टिनेशन यूजुअली फियर, परफेक्शनिज्म या ओवरवेल्म जैसी इमोशंस की वजह से होती है। जब हम किसी टास्क को डिफिकल्ट या थ्रेटनिंग के रूप में परसीव करते हैं तो हमारा ब्रेन उससे बचने की कोशिश करता है। ऑथर ने प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम करने के लिए इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों स्ट्रैटेजीज दी हैं। इमोशनल लेवल पर हमें अपने फियर्स को आइडेंटिफाई करना होगा और उन्हें एड्रेस करना होगा। प्रैक्टिकल लेवल पर हमें टास्क्स को छोटे पीसेस में ब्रेक करना होगा और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेना होगा। बुक का एक फैसिनेटिंग सेक्शन फिजिकल हेल्थ और इमोशंस के कनेक्शन पर है। मॉडर्न साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि हमारी इमोशनल स्टेट का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी फिजिकल हेल्थ पर होता है। क्रॉनिक स्ट्रेस, एंग्जाइटी, एंगर या डिप्रेशन से कई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम्स और इवन कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। इसके ऑपोजिट पॉजिटिव इमोशंस जैसे जॉय, ग्रैटिट्यूड, लव और कंटेंटमेंट हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करती हैं, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करती हैं और ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करती हैं। ये माइंड बॉडी कनेक्शन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ऑथर ने प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी दी हैं फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए इमोशनल अप्रोच के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, रेगुलर एक्सरसाइज न सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए गुड है बल्कि ये मूड एलिवेट करती है और स्ट्रेस हार्मोन्स को रिड्यूस करती है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज नर्वस सिस्टम को काम करती हैं। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस इमोशनल रेगुलेशन में हेल्प करती हैं। बुक में मनी और इमोशंस के रिलेशनशिप पर भी डिस्कशन है। मनी एक बहुत ही इमोशनल टॉपिक है और इसके साथ कई फीलिंग्स अटैच्ड होती हैं, जैसे फियर, ग्रीड, एनवी, शेम या प्राइड। लोगों के मनी के साथ रिलेशनशिप्स अक्सर देयर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और फैमिली बिलीफ से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। कुछ लोग मनी को सिक्योरिटी के रूप में देखते हैं और इसलिए वो होर्डिंग करते हैं या स्पेंडिंग को लेकर बहुत एंग्शियस रहते हैं। कुछ लोग मनी को पावर या स्टेटस के रूप में देखते हैं और इसलिए वो ओवर स्पेंडिंग करते हैं या रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगाते हैं। ऑथर बताते हैं कि हेल्दी रिलेशनशिप विद मनी डेवलप करने के लिए हमें अपने मनी रिलेटेड इमोशंस को अंडरस्टैंड करना होगा और रैशनल डिसीजंस लेने होंगे इमोशनल रिएक्शंस की बजाय। बुक में पेरेंटिंग और इमोशंस पर भी वैल्यूएबल इंसाइट्स हैं। बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट में पेरेंट्स का रोल क्रूशियल होता है। अगर पेरेंट्स अपने ओन इमोशंस को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाते तो वो अपने बच्चों को भी हेल्दी इमोशनल स्किल्स नहीं सिखा पाते। ऑथर बताते हैं कि बच्चे प्राइमरीली मॉडलिंग के थ्रू सीखते हैं। अगर पेरेंट्स स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में काम रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को कंस्ट्रक्टिवली रिजॉल्व करते हैं और अपने इमोशंस को हेल्दी वेज में एक्सप्रेस करते हैं तो बच्चे भी यही बिहेवियर्स लर्न करते हैं। बुक में स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज दी गई हैं पेरेंट्स के लिए कि वो कैसे अपने बच्चों को इमोशनल इंटेलिजेंस सिखा सकते हैं। इसमें इमोशन लेबलिंग, एम्पैथी डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स इंक्लूडेड हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बुक कवर करती है वो है सोशल मीडिया और इमोशंस का रिलेशनशिप। आज के डिजिटल एज में सोशल मीडिया का हमारी इमोशनल वेल बीइंग पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। कॉन्स्टेंट कंपैरिजन, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वैलिडेशन सीकिंग और डिजिटल एडिक्शन जैसी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो गई हैं। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो हमारी डोपामीन सिस्टम को टारगेट करते हैं और एडिक्शन क्रिएट करते हैं।
हर लाइक, कमेंट या शेयर से हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन नहीं देती। सोशल मीडिया पर लगातार दूसरे लोगों की क्यूरेटेड और फिल्टर्ड लाइव्स देखकर हम अपनी रियल लाइफ से डिससैटिस्फाइड हो जाते हैं। ये कंपैरिजन कल्चर एंजाइटी, डिप्रेशन और लो सेल्फ एस्टीम क्रिएट करती है। बुक में प्रैक्टिकल गाइडलाइंस दी गई हैं हेल्दी सोशल मीडिया यूजेज के लिए। इसमें टाइम लिमिट सेटिंग, माइंडफुल कंजम्पशन, ऑथेंटिक शेयरिंग और डिजिटल डिटॉक्स पीरियड्स इंक्लूडेड हैं। ऑथर ने बुक में कल्चरल और सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस पर भी लाइट डाली है। डिफरेंट कल्चर्स में इमोशंस को एक्सप्रेस करने और हैंडल करने के डिफरेंट वेज होते हैं। कुछ कल्चर्स में इमोशनल एक्सप्रेशन को इनकरेज किया जाता है, while कुछ में इसे वीकनेस के रूप में देखा जाता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिकली देखें तो हमारे यहाँ अभी भी मेंटल हेल्थ और इमोशनल इश्यूज को लेकर स्टिग्मा है। लोग थिंक करते हैं कि काउंसलिंग या थेरेपी लेना कोई एबनॉर्मल बात है, लेकिन रियलिटी ये है कि इमोशनल स्किल्स डेवलप करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि कोई और प्रोफेशनल स्किल डेवलप करना। बुक कल्चरल बैरियर्स को एड्रेस करती है और बताती है कि कैसे हम अपने कल्चरल बैकग्राउंड को रिस्पेक्ट करते हुए भी इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप कर सकते हैं। मास्टर योर इमोशंस बुक की एक यूनिक फीचर ये है कि ये जेंडर स्पेसिफिक इमोशनल चैलेंजेस को भी एड्रेस करती है। मेन और वुमेन अपने इमोशंस को डिफरेंटली एक्सपीरियंस और एक्सप्रेस करते हैं, पार्टली बायोलॉजिकल रीजन से और पार्टली सोशल कंडीशनिंग की वजह से। ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी नो आरएमएस मेन को इमोशनल एक्सप्रेशन से डिस्करेज करते हैं। उन्हें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि बॉयज डोंट क्राई या बी टफ। इससे कई मेन अपने इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं, जो इवेंचुअली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। वुमेन के केस में सोशल एक्सपेक्टेशंस अक्सर इमोशनल एक्सट्रीम्स की तरफ होती हैं। कभी उन्हें ओवरली इमोशनल कहा जाता है, कभी टू एग्रेसिव। ये कन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस वुमेन के लिए कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि इमोशनल मास्टरी जेंडर न्यूट्रल स्किल है और हर पर्सन को अपने यूनिक इमोशनल पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए विदाउट सोशल स्टीरियोटाइप्स के प्रेशर में आए। बुक में एज स्पेसिफिक कंसिडरेशंस भी हैं। चिल्ड्रन, टीनेजर्स, यंग अडल्ट्स, मिडिल एज्ड पीपल और सीनियर्स सबकी इमोशनल नीड्स और चैलेंजेस डिफरेंट होती हैं। टीनेजर्स के लिए आइडेंटिटी फॉर्मेशन और पीयर प्रेशर मेजर इश्यूज हैं। यंग अडल्ट्स के लिए करियर एस्टैब्लिशमेंट और रिलेशनशिप बिल्डिंग चैलेंजिंग हो सकते हैं। मिडिल एज्ड लोगों के लिए वर्क लाइफ बैलेंस और पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्ट्रेसफुल हो सकती हैं। सीनियर्स के लिए हेल्थ इश्यूज, रिटायरमेंट और सोशल आइसोलेशन चैलेंजिंग हो सकते हैं। ऑथर ने हर एज ग्रुप के लिए स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज और कंसिडरेशंस प्रोवाइड की हैं। बुक का टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट भी इंटरेस्टिंग है। ऑथर ने मॉडर्न टूल्स और ऐप्स के बारे में भी बात की है जो इमोशनल वेलबींग में हेल्प कर सकते हैं। मेडिटेशन ऐप्स, मूड ट्रैकिंग ऐप्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऐप्स और थेरेपी प्लेटफॉर्म्स की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। लेकिन साथ ही ऑथर वार्न करते हैं कि टेक्नोलॉजी को सोल्यूशन की तरह नहीं देखना चाहिए। ये टूल्स हो सकते हैं, लेकिन रियल वर्क तो खुद करना होगा। ऑथेंटिक ह्यूमन कनेक्शंस और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस की कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बुक में क्राइसिस मैनेजमेंट के टेक्निक्स भी डिटेल्ड है। लाइफ में कभी न कभी मेजर क्राइसिस आती हैं, जैसे डेथ ऑफ लव्ड वंस, सीरियस इलनेस, जॉब लॉस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या रिलेशनशिप ब्रेकअप्स। इन सिचुएशंस में हमारे इमोशंस ओवरवेलमिंग हो सकते हैं और हम फील कर सकते हैं कि हमारा कंट्रोल कंप्लीटली चला गया है। ऑथर ने क्राइसिस सिचुएशंस के लिए इमरजेंसी इमोशनल प्रोटोकॉल्स दी हैं। इसमें इमीडिएट सेल्फ केयर, सपोर्ट सिस्टम एक्टिवेशन, प्रोफेशनल हेल्प सीकिंग और ग्रेजुअल रिकवरी स्ट्रैटेजीज इंक्लूडेड हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्राइसिस सिचुएशंस में परफेक्शनिस्ट अप्रोच नहीं लेना चाहिए। गोल सर्वाइवल और बेसिक फंक्शनिंग का होना चाहिए, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस का नहीं। बुक की लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन स्टाइल बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को सिंपल एग्जांपल्स और मेटाफर्स के साथ एक्सप्लेन किया गया है। ऑथर ने टेक्निकल जार्गन मिनिमाइज किया है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर फोकस किया है। हर चैप्टर के एंड में एक्शनेबल एक्सरसाइजेस दी गई हैं जिन्हें रीडर्स इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस थियोरी को प्रैक्टिस में कन्वर्ट करने में हेल्प करती हैं। ऑथर ने केस स्टडीज और रियल लाइफ एग्जांपल्स भी इंक्लूड किए हैं जो डिफरेंट सिनेरियोज में इमोशनल मास्टरी का एप्लीकेशन शो करते हैं। ये एग्जांपल्स रीडर्स को रिलेटेबल लगते हैं और मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं। बुक का स्ट्रक्चर भी लॉजिकल और प्रोग्रेसिव है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू होकर ग्रेजुअली एडवांस टेक्निक्स तक जाती है। रीडर्स को ओवरवेल्म नहीं होना पड़ता क्योंकि इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट की गई है। मास्टर योर इमोशंस बुक का ओवरऑल मैसेज ये है कि इमोशनल मास्टरी कोई ओवरनाइट अचीवमेंट नहीं है। ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है जिसमें कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और पेशेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन जो भी पर्सन इस जर्नी पर सिंसियरली निकलता है उसकी लाइफ में ड्रामेटिक पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। ये बुक सिर्फ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने तक लिमिटेड नहीं है बल्कि कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। ये थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल विजडम में कन्वर्ट करती है।
अगर आप अपनी लाइफ में लास्टिंग पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप्स इंप्रूव करना चाहते हैं, अपने करियर में बेटर परफॉर्मेंस देना चाहते हैं और ओवरऑल वेल बीइंग एनहांस करना चाहते हैं, तो मास्टर योर इमोशंस बुक आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। यह बुक उन सभी इंडिविजुअल्स के लिए वैल्यूबल है जो अपने इमोशंस के विक्टिम बनने की बजाय उनके मास्टर बनना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो रिएक्टिव लिविंग की बजाय प्रोएक्टिव लिविंग चूज करना चाहते हैं। अंत में मास्टर योर इमोशंस बुक एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है जो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के सफ़र में अकम्पनी करती है। ये आपको वो टूल्स और टेक्निक्स देती है जिनकी ज़रूरत आपको अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करने, मैनेज करने और अल्टीमेटली मास्टर करने के लिए है। यह बुक आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकती है, बशर्ते आप इसमें दी गई इंसाइट्स को सीरियसली लें और कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करें, क्योंकि अल्टीमेटली नॉलेज पावर तब बनती है जब उसे एक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों हमारा ऑडियो बुक सुनने के लिए। अगर आपको हमारा ऑडियो बुक समरी पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और भी मज़ेदार किताबों के समरी के लिए हमारे चैनल इंदवार बुक समरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, तब तक सुनते रहिए और सीखते रहिए।